फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का हमारा टॉपिक है ऊतक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टिश्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। तो जो मानव शरीर के अगर पूछा जाए कि श्वेत ग्रंथियां कहाँ पर अनुपस्थित होती हैं, तो ओठों में श्वेत ग्रंथियां जो होंगी वो अनुपस्थित होंगी। बाकी हमारी हथेलियों में, आँख में, खोपड़ी में, हर जगह पर पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाहरी त्वचा एपिडर्मिस, बाहरी त्वचा को बोलते हैं एपिडर्मिस, का कौन सा कार्य नहीं है। तो जो हमारा एपिडर्मिस होता है, इसका क्या कार्य नहीं है। प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव, गैसीय विनिमय, जल संवहन, वाष्पोत्सर्जन। तो जो हमारी बाहरी त्वचा होती है, इसका कौन सा कार्य नहीं, जल संवहन इसका कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ हैं। अगर स्पीड ज्यादा लग रही है तो आप स्पीड कम कर सकते हैं। फ्लोएम में पाए जाने वाले कुल हमारे पास 113 प्रश्न है, तो मुझको उनको कंप्लीट कराना है। यहाँ पर फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ हैं। तो जो फ्लोएम में निर्जीव पदार्थों की बात की जाती है तो सहचर कोशिकाएं होती हैं, फ्लोएम मृदुतक, चालिनी नलिका या फिर फ्लोएम तंतु। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा, फ्लोएम तंतु। फ्लोएम तंतु क्या होते हैं, निर्जीव पदार्थ होते हैं। फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थों की बात की जाती है तो वो फ्लोएम तंतु होते हैं। अगला प्रश्न है, एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है, जैसा कि नीचे दिया गया, यहाँ पर दिखाया गया है। और कुछ घंटों के बाद जब टहनी काट दी जाएगी तो वह कैसी दिखेगी। रंगीन ऊतक कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है हमारा कि वो चित्र डी की तरह दिखेगी, यानी इसकी तरह दिखेगी। चित्र ए की तरह दिखेगी इस प्रकार से, चित्र सी की तरह दिखेगी, यहाँ पर दिया हुआ है। और चित्र बी की तरह दिखेगी इस प्रकार से। तो वो हमारी चित्र किसकी तरह, चित्र ए की तरह दिखेगी, चित्र ए की तरह दिखेगी। ठीक है, इस प्रकार से हमारी दिखेगी। कौन दिखेगा, चलो फिर से प्रश्न पढ़ लेते हैं। जब एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है, जैसा कि नीचे दिया गया, ठीक है, कुछ घंटों के बाद जब टहनी काट दी जाएगी तो वह कैसी दिखेगी, चित्र ए की तरह दिखेगी। अगला प्रश्न है कि कौन सी कोशिका में छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं होती है। कौन सी कोशिका में छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं होती। सहचर कोशिकाएं, वाहिकाएं, चालिनी नलिकाएं या फिर वाहिनिकाएं। तो छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं होती, वो वाहिनिकाओं में छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। अगला प्रश्न है, खेत में उगे गन्ने के पौधे के अग्रभाग को यदि काट कर हटा दिया जाए, ठीक है, हमने मान लो गन्ना उगा हुआ है, उसको हमने काट करके हटा दिया, तो भी ये पौधा लंबाई में बढ़ता रहता है। ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। तो ऐसा कारण होगा एदा कैम्बियम के कारण, या फिर शीर्षस्थ विभज्योतक, या फिर पार्श्वीय विभज्योतक, और या अंतर्वेशी विभज्योतक। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अंतर्वेशी विभज्योतक के कारण। जो अगर गन्ना है उसके अग्रभाग को यदि हम काट कर अलग कर देते हैं तो भी वो उसकी लंबाई क्या होती है, बढ़ती रहती है। तो किसके कारण, अंतर्वेशी विभज्योतक। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट होगा। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य को चुनिए। अशुद्ध वाक्य जो है वो उसको चुनना है। यहाँ पर रुधिर के अधात्री मैट्रिक्स में प्रोटीन, लवण एवं हार्मोन होते हैं। दो अस्थियां स्नायु की वजह से जुड़ी होती हैं। गलत कथन चुनना है यहाँ पर। कंडरा रेशेहीन एवं कमजोर फ्रेजाइल ऊतक होते हैं। उपास्थि संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, जो कि गलत है। कंडरा जो होंगे वो रेशेहीन एवं कमजोर फ्रेजाइल ऊतक होते हैं, ऐसा नहीं होता। यही हमारा अशुद्ध होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है आंसर। अगला प्रश्न है, पुराने जाइलम यानी ओल्ड जाइलम के किस प्रकार के अवशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। तो यहाँ पर रेजिन और गोंद, इसका राइट आंसर होगा रेजिन और गोंद। अगला प्रश्न है, तने की परिधि निम्नलिखित के कारण बढ़ती है। तने की जो परिधि होगी वो किसके कारण से बढ़ती है। तो वो पार्श्व विभज्योतक के कारण बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मरुस्थलीय पादपों में जलहास के दर निम्नलिखित में से किसके कारण कमी आती है। मरुस्थलीय जो पादप होते हैं उनमें जल की जो कमी होती है वो किसके कारण से, तो वो होती है उपत्वचा यानी कि क्यूटिकल के कारण। अगला प्रश्न है, आंत में पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है। उपकला कोशिकाओं का कौन सा प्रकार इस के लिए उत्तरदायी है। तो स्तंभाकार उपकला जो होगी वो इस प्रकार के लिए उत्तरदायी होती है। मानव शरीर में वसा निम्नलिखित में से भंडारित होती है। जो वसा होगी वो वसा ऊतक में भंडारित होती है। मृदुतक को पैरेन्काइमा टिश्यू भी बोलते हैं।
पौधों में सामान्यतः पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। कुछ पौधों में इसे हरित ऊतक यानी कि क्लोरेनकाइमा और वायु ऊतक एरेनकाइमा क्यों कहा जाता है? मृदूतक पौधे में सामान्यतः पाए जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है और कुछ पौधों में इसे हरित ऊतक और वायु ऊतक क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पूछा गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है कि हरित लवक ये पौधे को सहारा देता है और वायु ऊतक यानी कि जो एरेनकाइमा है इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, नंबर दूसरा कौन सा है? हरित लवक इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, बिल्कुल। और वायु ऊतक क्या कह रहा है कि इसमें वायु अवकाश जलीय पौधे में होते हैं और ये तैरने में उनकी सहायता करते हैं। अगला कह रहा है कि हरित ऊतक जो होंगे यानी क्लोरेनकाइमा इनमें वायु अवकाश जलीय पौधों में होते हैं और ये तैरने में उनकी सहायता करते हैं। वायु ऊतक ये प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल पाया जाता है। अगला है कि हरित ऊतक इसमें वायु अवकाश जलीय पौधे में होते हैं और ये तैरने में उनको सहायता करते हैं। और जो वायु ऊतक होते हैं ये यांत्रिकी सहायता प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पूछा गया है कुछ पौधे में हरित ऊतक और वायु ऊतक क्यों कहा जाता है। अच्छा, तो देखिए जो हरित ऊतक होते हैं इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में कब क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाएगा। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण जो होगा वो क्लोरोफिल के कारण होगा। ठीक है, और वायु तक इसमें वायु अवकाश जलीय पौधों में होते हैं और ये तैरने में उनकी सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करती है? तो ये जो होती है वो गर्तिका एरियोलर कहलाती है। कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करती है? गर्तिका एरियोलर कहलाती है। अगला है कि स्थलीय पर्यावरण में पादपों की उत्तरजीविता उनमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण संभव होती है? स्थलीय पर्यावरण के बारे में बात की गई तो वो हमारा राइट आंसर होगा संवहन ऊतक। एक लंबे वृक्ष में अनेक शाखाएं होती हैं। इन सभी शाखाओं में जल के पार्श्वी संवहन में सहायता करने वाले ऊतक के पूछा जाता है तो स्थूल कोणोतक होता है। स्थूल कूड़ोतक होता है। अगला प्रश्न, गलत वाक्य चुनिए। मैट्रिक्स का स्वरूप ऊतकों के कार्यों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का होगा। वसा का संग्रह त्वचा के नीचे एवं आंतरिक अंगों के मध्य में होगा। उपकला ऊतकों के मध्य अंतर कोशिकीय स्थान होता है। उपकला जो ऊतक होंगे ऊतकों के मध्य में अंतर कोशिकीय स्थान होते हैं। रेखित पेशियों की कोशिकाएं बहुकेंद्रीय एवं अशाखित होती हैं। पेशियों की कोशिकाएं बहुकेंद्रीय एवं अशाखित होती हैं, सही है। वसा का संग्रह त्वचा के नीचे एवं आंतरिक अंगों के मध्य में होता है, ये भी सही है। मैट्रिक्स का स्वरूप ऊतकों के कार्यों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, ये भी सही है। लेकिन उपकला ऊतकों के मध्य अंतर कोशिकीय स्थान होते हैं, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी नहीं सही थे, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं शरीर की उपास्थीमय ऊतकों में पाई जाती हैं? तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी कोशिकाएं शरीर के उपास्थीमय ऊतकों में पाई जाती हैं तो उपास्थि अणु कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पेशी ऊतक है जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करता रहता है? उसको हम हृदय पेशी कहते हैं। हृदय पेशी जो होगी वो जीवन भर लगातार बिना थके काम करता है। फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ कौन से होते हैं? तो वो फ्लोएम तंतु होते हैं। किसी व्यक्ति की दुर्घटना में हाथ की दोनों बड़ी अस्थियां अपने स्थान से हट गईं। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है? कंडरा का टूटना, कंकाल पेशी का टूटना, स्नायु का टूटना, एरियोलर ग्रथिका ऊतक का टूटना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्नायु का टूटना इसका कारण होता है। कौन सा पेशीय युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? तो यहाँ पर पूछा गया स्थिरित पेशियां, चिकनी पेशियां, हृदय पेशियां या कंकाल पेशियां। अनैच्छिक पेशियों के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पर जो हमारी चिकनी पेशियां होती हैं और जो हृदय पेशी होती हैं वो अनैच्छिक पेशियां होती हैं, वो अपने आप कार्य करती हैं, हमें उनको कार्य करने के लिए मजबूर नहीं करना पड़ता है। अनैच्छिक पेशियों के बारे में पूछा गया चिकनी पेशियां और हृदय पेशियां। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट होगा। 2 और 3 सही हो जाएगा। पादप में विभेज्योतक ऊतक हैं। स्थानीयकृत एवं स्थायी होते हैं। कुछ भागों तक वे सीमित नहीं होते। स्थानीयकृत एवं विभाजनकारी कोशिकाओं के बने। यदि आप क्लास 11th की एनसीईआरटी उठाकर देखेंगे तो उसमें चैप्टर दिया हुआ है, वहां पर आपको एक प्रश्न मिलेगा। स्थानीयकृत एवं विभाजनकारी कोशिकाओं के बने होते हैं, परिमाण में बढ़ते रहते हैं। तो ये विभेज्योतक ऊतक के बारे में पूछा गया तो राइट होगा ऑप्शन सी, स्थानीयकृत एवं विभाजनकारी कोशिकाओं के बने होते हैं।
अगला प्रश्न है तंत्रिका आवेग के संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। तंत्रिका आवेग डेंड्राइट छोर से एक्सॉन छोर की तरफ जाता है। नंबर बी है डेंड्राइट छोर पर विद्युत आवेगों के कारण कुछ रसायनों का उत्सर्जन होता है जो कि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में उसी प्रकार का विद्युत आवेग क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। सी नंबर कह रहा है कि एक न्यूरॉन के एक्सॉन छोर से निकलने वाले रसायन सिनेप्स को लांघ जाते हैं और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में उसी प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है कि एक न्यूरॉन विद्युत आवेगों को न केवल दूसरे न्यूरॉन तक ही बल्कि संप्रेषित करता है बल्कि पेशी और ग्रंथि कोशिकाओं तक भी संप्रेषित करता है। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है तंत्रिका आवेगों के संप्रेषण के संदर्भ में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डेंड्राइट छोर पर विद्युत आवेग के कारण कुछ रसायनों का उत्सर्जन होता है जो कि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में उसी प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न कर देते हैं। यहाँ पूछा गया विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। तो विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा पूछा गया है तो यहाँ चित्र के माध्यम से बताया जाएगा। तो ये वाली ऑप्शन नंबर सी हमारी राइट होगी, देख लेना इसको ध्यान से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। ऊतक क्या होते हैं। ऊतक क्या होते हैं। ऊतक जो होंगे ये वे कोशिकाएं हैं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में क्या होती हैं, समान होती हैं। वो क्या कहलाते हैं, ऊतक कहलाते हैं। स्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसको हम विभेदन कहते हैं। निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं एवं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं, उसे हम कोलेन काइमा बोलते हैं। किन ऊतकों की कोशिकाएं जीवित होती हैं और एवं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं, उसे हम कोलेन काइमा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। तो स्क्लेरेन काइमा जो होगा वो स्थायी ऊतक पौधे को कठोर और मजबूत बनाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं। अगर मृत के बारे में बात की जाती है तो वो हमारा स्क्लेरेन काइमा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। कौन सा मतलब पूछा गया है वो जो ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। तो मांसपेशी ऊतक जो होगा वो रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। रक्त और हड्डियों के उदाहरण है। रक्त और हड्डियों के उदाहरण में संयोजी ऊतक आ जाते हैं। रक्त एक प्रकार का किस प्रकार का ऊतक है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। मुंह की परत बनी होती है। जो मुंह की परत होती है वो पपड़ीदार उपकला यानी कि स्क्वेमाउस और एपिथेलियम की बनी होती है। पपड़ीदार उपकला स्क्वेमाउस और एपिथेलियम की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में कई अंग हैं, ठीक है। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़े अंग के बारे में बात की जाती है तो त्वचा हमारा जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बनता है। कौन सा ऊतक बनता है तो उसको हम वसा बोलते हैं। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में वसा ऊतक बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती हैं जो शरीर की गति से संबंधित हैं। इनको क्या कहा जाता है, इनको ऊतक कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा पशु ऊतक नहीं है। पशु ऊतक नहीं है। पेशी ऊतक, दृढ़ ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक। जो दृढ़ ऊतक होता है वो पशु ऊतक नहीं होता है। अगला प्रश्न है एक तरल संयोजी ऊतक नहीं है। रक्त, अस्थि, उपास्थि, तंत्रिका कोशिका। जो तंत्रिका कोशिका होती है वो संयोजी ऊतक नहीं होती, लेकिन रक्त, अस्थि, उपास्थि ये सभी संयोजी ऊतक होते हैं। तंत्रिका कोशिका जो होती है वो संयोजी ऊतक नहीं होती है। अगला प्रश्न है मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानिए। तो मनुष्यों में जो संयोजी ऊतक के बारे में बात की जाती है तो हड्डी एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है। स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक
फेफड़ों की एल्वेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है। स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है। वहाँ संकुचन और विश्राम होता है, तो वो अस्थाई, जहाँ अस्थाई संकुचन और विश्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। किस प्रकार की कोशिका त्वचा से बनी होती है? अगर त्वचा से बात की जाती तो अधिचर्म जो कोशिका होती है वो त्वचा से बनी होती है। जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित होती है। तो जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए आयत फलकी क्यूबाइडल एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित जो होगा वो होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं पाई जाती हैं। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये संयोजी ऊतकों में पाई जाती हैं। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी ऊतक याद रखना 3 प्रकार के होते हैं। मानव शरीर त्वचा का सबसे बाहरी परत कहलाती है। तो एपिडर्मिस मानव शरीर की त्वचा की सबसे बाहरी परत कहलाती है। निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? एपिडर्मिस मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। अवकाशोत्तक यानी कि एरोलर टिश्यू के बीच एक पूरक ऊतक जिसको फिलर टिश्यू का काम करता है उसको त्वचा और मांसपेशी बोला जाता है। अवकाशोत्तक जो होंगे वो त्वचा और मांसपेशियों के बीच पूरक ऊतक का काम करते हैं। निम्न में लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। लाल संवहनी संयोजी ऊतक के बारे में बात की जाती है तो वो हमारा रुधिर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाहरी त्वचा का कार्य नहीं है? तो बाहरी त्वचा का कार्य नहीं है प्रकाश का संश्लेषण करना, बाहरी त्वचा का कार्य नहीं है। पौधों को संरक्षित रखना भी है। रोमों की सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करना, वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना, लेकिन प्रकाश संश्लेषण करना नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं, उसको हम कोलेनकाइमा कहते हैं। अगला प्रश्न है ऊतक संवहन पूल बनाते हैं। जो ऊतक संवहन होते हैं वो पूल बनाते हैं, वो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्लोएम के अतिरिक्त मतलब फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी मिलकर बनी होती हैं। फ्लोएम और फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बनी होती हैं। फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त फ्लोएम जो कि फ्लोएम वाहिका से नहीं, चालनी नलिका, सहकोशिका और फ्लोएम तंतु से मिलकर बनेंगे, लेकिन फ्लोएम वाहिका से नहीं बनेंगे। अगला प्रश्न है कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो कठोर और मजबूत बनाएगा उसको हम स्क्लेरेनकाइमा बोलते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तने और जड़ों के शीर्ष विभज्योतक ऊतक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि जो है हमारा सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से रैस के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो पौधे में भोजन, सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से पौधे में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसके जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्ति मोटी होती है? तो लिग्निन के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्ति मोटी होती है। इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती हैं? उसको हम जाइलम बोलते हैं। जल का परिचालन जाइलम और भोजन का फ्लोएम। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो वो पैरेनकाइमा हो जाएगा, पैरेनकाइमा का। अगला प्रश्न है कि ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है, उसको विभज्योतक एवं मेरिस्टेमेटिक ऊतक कहते हैं। मतलब विभज्योतक को ही मेरिस्टेमेटिक बोला जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो सरल स्थायी ऊतक नहीं है जीवितक, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या फिर जाइलम। जाइलम जो है वो सरल स्थायी ऊतक नहीं है। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम ये दोनों सरल स्थायी ऊतक नहीं है, जटिल स्थायी ऊतक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? अगर मृत कोशिकाओं से बात की जाती तो वो हमारा जाइलम हो जाएगा। जाइलम ऊतक जो होता है वो मृत कोशिकाओं से मिल करके बना होता है। अगला प्रश्न है कि पौधे के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, में निम्न में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो उसमें लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक पाए जाते हैं। लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो जड़ों खाद्य पदार्थों के संचरण में हम फ्लोएम का प्रयोग करते हैं। जल का होता तो जाइलम हो जाता। तने तने या जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ता है? तने या जड़ का घेरा पार्श्व यानी कि लेटरल विभज्योतक के कारण बढ़ता है। ये आप क्लास 11 की एनसीईआरटी उठा करके देखेंगे तो आपको उस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना, आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर आसानी से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि अग्रस्त मेरिस्टेम के शीर्ष विकसित होती है, शिखा पर पाया जाता है। तो ये तने और तना और जड़ों में पाए जाते हैं अग्रस्त मेरिस्टेम। अगला प्रश्न है कि एरियोलर ऊतक, एरियोलर ऊतक अंगों डैश के स्थान भरता है डैश, अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। तो एरियोलर ऊतक अंगों के अंदर के स्थान भरता है। एरियोलर ऊतक अंगों के अंदर के स्थान भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है और ऊतक की मरम्मत करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, ऊतक की कोशिकाओं, ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं, तो वह विभज्योतक ऊतक होता है। विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश के कोनों पर मोटी हो जाती हैं। किसके कारण मोटी हो जाती हैं? तो कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं सेलुलोज और पेक्टिन के कारण मोटी हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, रूट टिप, रूट टिप या सूट टिप के कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो वो पाया जाएगा हमारा विभज्योतक ऊतक। रूट टिप या सूट टिप में विभज्योतक ऊतक पाया जाता है। किसके कारण जड़ तथा तने को घेरे में वृद्धि होती है? तो जड़ तथा तने के घेरे में पार्श्व विभज्योतक ऊतक के कारण वृद्धि होती है। निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो कोशिका विभाजन में विभज्योतक ऊतक सक्षम होते हैं। अंतर्वेशी अंतर्वेशी विभज्योतक पाए जाते हैं। अंतर्वेशी विभज्योतक पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा। अगला प्रश्न है कि मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब ये स्थायी ऊतक बनाते हैं। मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब ये स्थायी ऊतक बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्न में कौन सा ऊतक संवहनी बंडल का गठन करता है? संवहनी बंडल का गठन जाइलम और फ्लोएम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक जटिल स्थायी ऊतक है। जटिल स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक जाइलम, नंबर दूसरा फ्लोएम। नंबर एक जाइलम, नंबर दूसरा फ्लोएम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट होगा। अगला प्रश्न है, सामान्य स्थायी ऊतक नहीं है। सामान्य स्थायी ऊतक नहीं है मतलब सरल स्थायी ऊतक नहीं है। दृढ़ ऊतक जिसको स्क्लेरेनकाइमा बोलते हैं, मृद ऊतक जिसको पायरेनकाइमा बोलते हैं, स्थूल कण ऊतक जिसको कोलेनकाइमा। इस सरल स्थायी ऊतक या सामान्य स्थायी ऊतक नहीं है, तो जाइलम नहीं है, ये जटिल स्थायी ऊतक है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो वो मेरिस्टेमेटिक ऊतक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसकी कोशिकाएं मृत होती हैं? तो जाइलम की जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं। जाइलम कैसा ऊतक होता है? दृढ़ ऊतक होता है, जटिल ऊतक होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। अगला प्रश्न है, साधारण स्थायी
ऊतकों के 3 प्रकार हैं। जो सरल स्थायी ऊतक हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा। अगला प्रश्न है, पौधे में फ्लोएम का कार्य। पौधे में फ्लोएम का कार्य होता है। पौधे में फ्लोएम का कार्य जो होगा वो खाद्यों का प्रवाह करना होगा। किसकी मतलब पूछा गया, पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। तो पैरेन्काइमा की पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती। पैरेन्काइमा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप से संरचित होती हैं। तो अधिक अंतरकोशीय प्रकार के लिए पैरेन्काइमा कोशिकाएं विरल रूप से संरचित होती हैं। स्थायी ऊतक के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। स्थायी ऊतक के किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? तो मेरिस्टेमेटिक विभज्योतक ऊतक के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। इसमें पूछा गया है कि किसमें कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सकें। तो वो मृदु ऊतक होता है। मृदु ऊतक में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सकें। ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं। ठीक है, ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं? बहुत सक्रिय होती हैं। इसमें पूछा गया है कि इसमें घने और कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती हैं। तो विभज्योतक जिसको मेरिस्टेमेटिक बोला जाता है। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है? नारियल की छाल का निर्माण जो होगा वो स्क्लेरेन्काइमा ऊतक के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि किस प्रकार ऊतक नारियल का भूसी बनाता है? किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है? तो स्क्लेरेन्काइमेट्स फाइबर नारियल की भूसी बनाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? कोशिका विभाजन में विभज्योतक ऊतक सक्षम होता है। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो मेरिस्टेमेटिक ऊतक जिसको विभज्योतक ऊतक बोलते हैं तो उससे अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा मृद ऊतक पौधे के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों की सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो होगा उसमें हमारा फ्लोएम पाया जाएगा। फ्लोएम राइट आंसर होगा। फ्लोएम मदद करता है। पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो पौधे में लचीलापन जो होगा वो कोलेनकाइमा ऊतक के कारण होता है। रेगिस्तानी पौधे की बाहरी त्वचा एपिडर्मिस में एक मोटी मोमी सी परत होती है, वो किसकी होती है? वो क्यूटिन की होती है। रेगिस्तानी पौधों की बाहरी त्वचा एपिडर्मिस में क्यूटिन की एक मोटी मोमी सी परत होती है। अगला प्रश्न है, वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? उसको हम संवहनी ऊतक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, डैश और डैश। तो यहाँ जब पादप ऊतक पूछा गया है 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो विभज्योतक ऊतक होगा और दूसरा हमारा स्थायी ऊतक होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, चालनीय पट्टिकाएं में पाई जाती हैं। जो चालनीय पट्टिकाएं होंगी वो किस में पाई जाती हैं? वो फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाई जाती हैं। फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाई जाएंगी चालनीय पट्टिकाएं जिसको स्लीव प्लेट्स बोलते हैं। शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि ऊतक मौजूद नहीं होता? कार्टिलेज टिश्यू मौजूद नहीं होता। तो वृक्क में उपास्थि ऊतक मौजूद नहीं होता, बाकी नाक में, कान में, कंठ में सभा मौजूद होता है। किस पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती हैं? किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिलती हैं? तो ऐसी कोशिकाएं हमें फ्लोएम में मिलती हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है, भोजन के संग्रहण
भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं? तो भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की पैरेनकाइमा जो होंगी कोशिकाएं वो उत्तरदायी होती हैं, पैरेनकाइमा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं पाई होती हैं? तो चपटी कोशिकाएं जो होंगी वो सल्की उपकला में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट होगा। अगला प्रश्न है फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो परिवहन करता है। फ्लोएम जो होगा वो पोषकों का परिवहन करता है। पादपों में रेजिन और गोंद विशेष कर में संचित होते हैं। पादपों में रेजिन और गोंद विशेष कर पुराने जाइलम में संचित होते हैं। विशेष कर पुराने जाइलम में संचित होते हैं। फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पूछा गया कि कौन सा कथन गलत है। फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा का उपभोग एटीपी के द्वारा होता है। सुक्रोज के कारण पराशण दाब में हुई वृद्धि के कारण जल फ्लोएम में चला जाता है। आरंभ में ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम में ले जाया जाता है, या फिर फ्लोएम में परिवहन जीटीपी और सीटीपी का उपयोग। जीटीपी और सीटीपी तो कभी नहीं सुना होगा अच्छी तरीके से, एटीपी तो यहाँ पर जो गलत पूछा गया है। तो फ्लोएम में परिवहन जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों को पादपों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। उसका नाम होता है स्थानांतरण। भाई पहुंचाना का काम स्थानांतरण से ही होगा। निम्नलिखित में से ए और बी दोनों ही पौधे में पाए जाने वाले दृढ़ ऊतक यानी कि स्क्लेरेनकाइमा को दर्शाते हैं, फिर भी इनकी कोशिकाएं संरचना अलग क्यों होती है? तो अलग क्यों होती है? देखो ए जो है वो क्या है? अनुप्रस्थ काट का है, और बी जो है वो हमारा अनुदैर्ध्य काट का। ये एक क्या है? ए अनुप्रस्थ काट का है और बी क्या है? अनुदैर्ध्य काट का है। तो वही हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए अनुप्रस्थ काट, बी अनुदैर्ध्य काट। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है? तो वो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर संवहनी ऊतक। क्या होगा? संवहनी ऊतक होगा। अगला प्रश्न है कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है? ए, बी, सी या फिर डी? तो राइट आंसर हमारा जो होगा, राइट आंसर होगा सी। सी यहाँ पर सही से दे रखा है, तो डी राइट होगा यहाँ पर जो हमारा सी में दिया हुआ है। तो आंसर कौन सा राइट होगा? डी। कौन सा राइट होगा? डी। अब यहाँ पर सी। ठीक है। अगला प्रश्न है वसा संग्रहित करने वाले ऊतक को कहा जाता है? जो वसा करते हैं वो वसामय ऊतक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किस प्रकार की कोशिका पादप में संवहनी ऊतक का भाग नहीं है? तो कोलेनकाइमा जो कोशिकाएं होंगी वो संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जीय उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? तो उसको हम रॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉल बोलते हैं। निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। तो लिग्निन जो होगा वो जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। अगला प्रश्न है इन प्लांट्स द सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू undergo a process wherein they lose their ability to divide, take up a permanent shape and size and specialize to perform a specific function. What is this process known as? इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम बोलेंगे हम डिफरेंशिएशन। ठीक है। अगला प्रश्न है मेरा कि विभज्योतक ऊतक कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो विभज्योतक ऊतक की कोशिकाओं में जो अनुपस्थित होगा वो रसधानी अनुपस्थित होगा। तो आज के लिए ही इतना ही। हमने पूरे कंप्लीट किए 113 प्रश्न, और आपने यदि यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर भी करना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।